हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के वास्तविक संख्या के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। सिद्ध कीजिए कि सवाल नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि रूट 11 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि रूट 13 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके जितने भी सवाल होंगे सभी सवाल इसी तरीके से लगेंगे। तो इस सवाल को हम लोग करते हैं। इसको करने के लिए तुरंत सबसे पहले मान लेंगे कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। मान लेंगे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अगर आपने मान लिया कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब यह है कि रूट 5 को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। रूट 5 बराबर हम लिख सकते हैं P अपॉन Q, लिख दिया हमने, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तथा P और Q सह संख्याएं हैं। P और Q सह संख्याएं। हमने इस प्रकार माना कि इतना है। सहभाज्य संख्याएं संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका HCF 1 होता है, उसे हम सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे हम बात कर ले 2,3 जो है वो सहभाज्य संख्या कहा जाएगा, क्योंकि इनका HCF जो है 1 है, मतलब 1 के अलावा और किसी भी नंबर से 1 कटेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए, आपने रूट 5 इक्वल टू P अपॉन Q लिख दिया। P और Q सहभाज्य संख्याएं हैं और Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं। यदि P और Q सहभाज्य संख्याएं आपने मान लिया है, तो P और Q को 1 के अलावा किसी भी नंबर से कटना नहीं चाहिए। अगर P और Q 1 के अलावा किसी भी नंबर से कट गया, इसका मतलब 5 से कट गया, 3 से कट गया, P भी कट गया और Q भी कट गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये सहभाज्य संख्याएं नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको रूट 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, P और Q को हम ये सिद्ध करेंगे कि सहभाज्य संख्याएं नहीं है। जबकि हमने माना है कि सहभाज्य संख्याएं हैं, हम सिद्ध करेंगे कि P और Q सहभाज्य संख्याएं नहीं, जो हमारी कल्पना का विरोध हो जाएगा। तो आगे इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, इतना करने के बाद इसको हमारे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और फिर क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 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 जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। और इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, Q स्क्वायर इक्वल टू निकालेंगे P स्क्वायर अपॉन 5। Q स्क्वायर की जो वैल्यू आपको मिली है, Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 5, ये यही बता रहा है कि P स्क्वायर 5 से विभाजित है, मतलब P स्क्वायर में 5 से भाग दिया गया है, तो भागफल जो है Q स्क्वायर आया है, शेषफल क्या है, 0 है। इसका मतलब यहां से आपको ये मिल रहा है कि Q स्क्वायर जो है, Q स्क्वायर नहीं, P स्क्वायर जो है, P स्क्वायर 5 से विभाज्य है। P स्क्वायर 5 से विभाज्य है। P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो P भी 5 से विभाज्य होगा। P भी 5 से विभाज्य होगा। P स्क्वायर यदि 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा। जैसे अगर आपने कह दिया कि 5 का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो यदि 5 का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो 5 भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे समझने के लिए आप इसका एग्जाम्पल देखिए। वैसे आप देख लीजिए कि 3 स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है तो 3 भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। अगर उस नंबर्स का स्क्वायर जो है किसी संख्या से डिविजिबल है, उस नंबर का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, P का स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसका मतलब यह हुआ कि P स्क्वायर के गुणनखंड में कहीं ना कहीं 5 आया होगा। अगर P स्क्वायर गुणनखंड में कहीं ना कहीं 5 आया होगा
तो जान लीजिएगा पी के गुणनखंड में कहीं ना कहीं 5 रहा होगा, तभी पी स्क्वायर गुणनखंड में कहीं ना कहीं 5 आया होगा। तो यहाँ पर इतना करने के बाद हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो पी भी क्या है, 5 से विभाज्य हो रहा है। अब यहाँ पे आपने देख लिया कि पी 5 से विभाज्य हो रहा है, पी से यहाँ पर पी स्क्वायर को 5 से भाग किया गया तब तो भागफल क्यू स्क्वायर आया है, लेकिन जब हम पी को 5 से भाग करेंगे तो हमें नहीं मालूम है कि भागफल क्या आएगा। मान लेते हैं भागफल क्या आया, सी आया, माना हमने भागफल क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है हमने भाग, इसका मतलब क्या होगा, पी की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, पी की वैल्यू मिल जाएगी 5c। आपने देखा कि पी जो है 5 से विभाजित हो रहा है। अब हम देखेंगे क्या क्यू भी 5 से कट रहा है, अगर क्यू भी 5 से कट गया इसका मतलब क्या हुआ, पी और क्यू सहभाज्य संख्याएं नहीं है। तो हम क्यू की बात करते हैं, क्यू की बात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी पी की वैल्यू को लाके इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो हम पी की वैल्यू लाके समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, पी की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से जब हम समीकरण नंबर 1 में रख के रखेंगे पी की वैल्यू, तो यहाँ मुझे मिलेगी √5 इक्वल टू पी की वैल्यू, आपको आपने देख लिया यहाँ पे पी की वैल्यू है 5c और यहाँ पर क्या है, अपान क्या है, 2 है। इतना करने के बाद फिर क्या करिए, आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पुनः दोनों पक्षों का, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग वर्ग करने पर, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ हम का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 25c स्क्वायर और बटी हो जाएगा क्यू स्क्वायर। और फिर आगे इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 5 5 जा 25, यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 5c स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब यहाँ पे अगर और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको क्यू स्क्वायर अपन 5 इक्वल टू क्या होगा, सी स्क्वायर, सी स्क्वायर। इसका मतलब आपको यहाँ पे लिखकर मिल रहा है कि सी स्क्वायर इक्वल टू है क्यू स्क्वायर और अपान क्या है 5। इसका मतलब ये मिलेगा यहाँ पे कि क्यू स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य, अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, यहाँ पे ये मिलेगा कि यहाँ से आपको ये निष्कर्ष मिल रहा है कि क्यू स्क्वायर जो है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। इसका मतलब ये हुआ कि क्यू स्क्वायर की गुणनखंड में कहीं ना कहीं 5 जरूर आया होगा, कि उसका गुणनखंड में कहीं ना कहीं 5 आया होगा, जब गुणनखंड किया गया होगा तो कहीं ना कहीं 5 आया होगा, और क्यू स्क्वायर गुणनखंड में कहीं ना कहीं 5 आया होगा, तो इसका मतलब ये है कि क्यू के गुणनखंड में भी कहीं ना कहीं 5 आया होगा, तभी क्यू का गुणनखंड में 5 आया है। तो यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसका मतलब ये हुआ कि क्यू भी क्या होगा, तो क्यू भी क्या होगा, तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। आपने देखा यहाँ पर कि P और Q जो है वो 5 से कट जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि P और Q को 5 से नहीं कटना था, P और Q को केवल एक ही संख्या 1 से कटना था। अगर P और Q सहभाज्य संख्या होता तो 1 के अलावा इनको किसी भी संख्या से कटना नहीं था, लेकिन आप देख रहे हैं Q 5 से भी कट जा रहा है, Q 5 से कट जा रहा है और P भी क्या है 5 से कट जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, P और Q सहभाज्य संख्याएं नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपने जो माना था P और Q सहभाज्य संख्या, वो एक सहभाज्य संख्या नहीं है। आप देखिए Q भी क्या हो रहा है 5 से विभाजित हो रहा है और P भी क्या हो रहा है 5 से कट जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि P और Q सहभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब यह हुआ जो हमने कल्पना मानी थी, हमारी कल्पना का क्या हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है।